और फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज में लास्ट पार्ट चल रहा है हमारा मिस्टेक का, उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मिस्टेक में मैंने आपको क्या करवाया था कि मिस्टेक इज erroneous belief. And what is erroneous belief? गलत धारणा। जो मिस्टेक है दो तरह की हो सकती है, मिस्टेक एज टू लॉ एंड मिस्टेक एज टू द फैक्ट। मिस्टेक एज टू लॉ मीन्स व्हाट? जब आप किसी लॉ को समझने में गलती करते हैं, लॉ को समझने में गलती इज नोन एज मिस्टेक एज टू लॉ। एंड जब आप किसी तथ्य को समझने में गलती करते हैं तो उसे कहते हैं मिस्टेक एज टू द फैक्ट। जो मिस्टेक एज टू लॉ है, इसके चलते अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड, बट दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। मिस्टेक एज टू द फैक्ट। मिस्टेक एज टू फैक्ट दो तरह का हो सकता है, यूनिलेटरल मिस्टेक एंड बाइलेटरल मिस्टेक। यूनिलेटरल मिस्टेक, भाई यूनि मीन्स वन। जब वन पार्टी को, एक पार्टी को किसी तरह की गलती हुई हो और उस गलती पर बेस्ड कोई कॉन्ट्रैक्ट बन जाए, दैट इज नोन एज यूनिलेटरल मिस्टेक। और बाई मीन्स टू, जब दोनों पार्टीज को ही गलती लग जाए किसी तथ्य को लेकर, तो उसे आप कहते हैं बाइलेटरल मिस्टेक। हमारा कंसर्न यहाँ पर बेसिकली बाइलेटरल मिस्टेक की तरफ है। और जो सेक्शन 20 है ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, व्हाट डज इट से? सेक्शन 20 कहता है वेयर बोथ द पार्टीज से क्या पता चला? दैट इट इज अ बाइलेटरल मिस्टेक वेयर बोथ द पार्टीज आर अंडर अ मिस्टेक, जहां पे दोनों ही पार्टीज को किसी तरह की कोई गलती लग गई है एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, किसी तथ्य को लेकर जहां पर दोनों पार्टीज को कोई मिस्टेक हो गई है, कोई गलती हो गई है, वहां पर जो ऐसी मिस्टेक के ऊपर आधारित एग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाता है, दैट इज वॉइड। तो सेक्शन 20 क्या कहता है? जहां पर बाइलेटरल मिस्टेक हो गई है वहां पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ बाइलेटरल मिस्टेक्स। भाई बाइलेटरल मिस्टेक्स किस तरह की होती हैं, ये हमने कल स्टार्ट किया था, टाइप्स ऑफ बाइलेटरल मिस्टेक्स, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट करवाया था मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। और सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? सब्जेक्ट मैटर मीन्स विषय वस्तु से संबंधित गलती। विषय वस्तु क्या है? जिस चीज को लेकर आप एग्रीमेंट करते हैं उसे आप विषय वस्तु या फिर सब्जेक्ट मैटर कहते हैं। आप कार को बेचना चाहते हैं तो कार इज द सब्जेक्ट मैटर। आप फोन के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, फोन इज द सब्जेक्ट मैटर। सो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड अगर दोनों पार्टीज को कोई मिस्टेक है तो वहां पर आगे सब पार्ट्स क्या हैं, किस तरह की गलतियां हो सकती हैं विषय वस्तु को लेकर? विषय वस्तु को लेकर उसकी एग्जिस्टेंस को लेकर गलती हो सकती है। एग्जिस्टेंस मतलब कि वो चीज है या नहीं। इसमें मैंने आपको शिप का एग्जाम्पल बताया था कि ए बी को
गुड्स बेचने की बात करता है, और जो ए के गुड्स हैं वो किस में हैं, वो इस शिप के अंदर हैं। ये ए के गुड्स हैं और ए बी के साथ इन गुड्स को सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन ना ए को इस बारे में मालूम है ना बी को इस बारे में मालूम है कि जो ये वाले गुड्स हैं ये डूब चुके हैं, ये डूब चुके हैं। इस बारे में दोनों ही पार्टीज को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर क्या है, गुड्स हैं, और जो गुड्स हैं उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, उस टाइम पे वो डूब चुके थे, मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में जो कॉन्ट्रैक्ट है ये हो जाएगा वॉइड, क्योंकि यहाँ पर ए को भी मिस्टेक है, ए को भी गलती थी कि जो गुड्स हैं, स्टॉप ड्राइंग लाइंस। ए को भी मिस्टेक थी और बी को भी मिस्टेक थी कि जो गुड्स हैं वो सही है, जबकि जो गुड्स थे वो डूब चुके थे। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड। ना ए को कॉन्ट्रैक्ट में कुछ करने की जरूरत है ना बी को। सेकंड है इसमें, ऑडियो ऑफ कीजिए, रिगार्डिंग आइडेंटिटी। रिगार्डिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स पहचान। भाई पहचान को लेकर गलती है। इसमें भी हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके थे। ए ने बी से कहा था कि वो कार सेल करेगा। ए के पास 2 कार्स हैं। जब ए कार सेल करने की बात कर रहा है तो वो फर्स्ट कार की बात कर रहा है, और जब बी कार बाय करने की बात कर रहा है तो वो सेकंड कार की बात कर रहा है। तो ए के दिमाग में कार की अलग पहचान है और बी के दिमाग में कार की अलग पहचान है। सो यहाँ पर क्योंकि दोनों ही पार्टीज को गलती है कार की पहचान को लेकर, इसीलिए यहाँ पे अगेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। सी इज रिगार्डिंग टाइटल। टाइटल इज व्हाट? टाइटल इज मालिकाना हक। बी ने ए को लैंड सेल किया, लेकिन बी को नहीं पता था कि ये जो लैंड है वो उसका नहीं है। बी को नहीं पता था कि जिससे उसने लैंड लिया है, जिससे उसने ये जमीन ली है, उस जमीन के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं थी, जिस वजह से जो मालिकाना हक था वो बी को नहीं मिला था। बी को गलत फहमी है कि ये जमीन बी की है, और सिमिलरली ए को ये गलत फहमी है कि ये जमीन बी की है। क्योंकि दोनों पार्टीज को जमीन के मालिकाना हक को लेकर गलती है, इसलिए यहाँ पर अगेन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। डी, रिगार्डिंग प्राइस। ए ने बी को कार सेल करनी है। ए के दिमाग में प्राइस है 1 लाख और इसके दिमाग में प्राइस है 90,000। यहाँ पर क्योंकि दोनों पार्टीज को प्राइस को लेके गलती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन बाइलेटरल मिस्टेक। रिगार्डिंग क्वालिटी, या रिगार्डिंग क्वांटिटी कर लेते हैं पहले। रिगार्डिंग क्वांटिटी, ए ने बी को एक बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स देना था, सेल करना था। ए के हिसाब से उस बॉक्स में जो चॉकलेट्स होंगी वो रहेंगी 10 चॉकलेट्स, या 100 लगा लीजिए, और बी के हिसाब से बॉक्स में चॉकलेट्स होंगी 150। यहाँ पर क्वांटिटी को लेके दोनों पार्टीज को गलत फहमी है। जब बॉक्स ऑफ चॉकलेट की बात कर रहे हैं, जो ए बात कर रहा है जब बॉक्स ऑफ चॉकलेट की, तो वो 100 चॉकलेट्स के बारे में बात कर रहा है, और जब बी बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स की बात कर रहा है तो वो 150 चॉकलेट्स के बारे में सोच रहा है, क्योंकि दोनों पार्टीज को यहाँ पर गलती हो रखी है।
So the contract is void. F, regarding quality. अगेन ए ने बी को राइस सेल करने हैं, राइस में भी अलग अलग क्वालिटी है। जब ए राइस सेल करने की बात कर रहा है तो वो सोच रहा है कि वो बी ग्रेड राइस प्रोवाइड करेगा, और जब बी सोच रहा है तो वो सोच रहा है कि वो ए ग्रेड राइस का दाम बता रहा है ए। सो यहाँ पर क्योंकि क्वालिटी को लेकर दोनों पार्टीज को गलतफहमी है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा void. So this is first part, that is mistake as to subject matter, bilateral mistake में। अब और क्या हो सकता है? second is mistake as to possibility of performance। कार्य पूरा करने की संभावना को आप कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। इसमें आपके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट इज फिजिकल परफॉर्मेंस एंड सेकंड इज लीगल, फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी एंड लीगल इम्पॉसिबिलिटी। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी में क्या है? इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? असंभावना। आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया लेकिन वो पूरा तो हो नहीं सकता, दिस इज फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। मान लीजिए ए ने बी को कहा कि मैं एक रूम को रेंट पे लूंगा, रूम ऑन रेंट, मैं एक कमरा किराए पर लूंगा। ए ने बी से कहा कि मैं एक रूम रेंट पर लूंगा। यहाँ पर एक मैरिज सेरेमनी होगी, यहाँ पर एक मैरिज सेरेमनी होगी, शादी का फंक्शन होगा। यहाँ पर ना ए को पता था ना बी को पता था कि जिस शादी के फंक्शन के लिए रूम को किराए पे लिया जा रहा है वो शादी का फंक्शन हो गया है कैंसिल, वो कैंसिल हो गया है। इस बारे में ना ए को पता था ना बी को पता था। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी हो गई ना, कोई ऐसी चीज जो कि ए के कंट्रोल से भी परे है और बी के कंट्रोल से भी परे है, ना इसमें ए कुछ कर सकता है ना बी कुछ कर सकता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, इसे आप कहते हैं फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाता है। सेकंड इज लीगल इम्पॉसिबिलिटी। एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को राइस सेल करने थे, ये पर्सन दिल्ली में बैठा है, ये पर्सन कानपुर में बैठा है, लेकिन यहाँ पर जो कानपुर की सरकार है उसने बैन लगा दिया ऑन सप्लाई ऑफ राइस, ऑन एंट्री ऑफ राइस, कि भाई बाहर की स्टेट से कोई भी चावल एंटर नहीं करेगा। कानपुर सरकार ने बैन लगा दिया। क्या ए की गलती है? नो। क्या बी की गलती है? नो। लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं हो सकता, कार्य को करने की संभावना खत्म हो गई। क्योंकि कार्य को करने की संभावना खत्म हो गई, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। सो कहने का मतलब क्या है? बायलेटरल मिस्टेक्स में आपके दो पार्ट्स हैं, दैट इज मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर पहला, और दूसरा मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज में। ठीक है जी, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज क्या, रिवाइज कर लेते हैं इसे हम।
चार्ट बनाते हैं फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज में। हाँ जी, कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। जब दो लोग एक चीज को एक टाइम पे एक तरीके से समझते हैं तो आप कहते हैं कि दोनों पार्टीज आपस में सहमत हैं। जो कंसेंट है वो फ्री होना चाहिए, और कंसेंट को फ्री कब नहीं कहा जाता? When is consent not free? Consent is not free when 5 cases. When contract is caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, and mistake. सेक्शंस कौन से हैं? सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, 18, 20। कोर्शन में आपने कोर्शन की डेफिनेशन करी थी, जो कि क्या था? कोई ऐसा कार्य करना या ना करना, कोई ऐसा कार्य करना या करने की धमकी देना जो कि आईपीसी द्वारा फॉरबिडन है, या फिर किसी की प्रॉपर्टी को, किसी की संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से जब्त करना या जब्त करने की धमकी देना। और ऐसा आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सामने वाले को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाना चाहते हैं। इसे आप कोअर्शन कहते हैं। और जो भी कॉन्ट्रैक्ट कोअर्शन द्वारा लिया जाता है, जहां पे कंसेंट कोअर्शन द्वारा ली जाती है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। जिस पार्टी के अगेंस्ट कोअर्शन का इस्तेमाल किया गया है, वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है। अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में हमने क्या किया था? जहां पे दो पार्टीज में रिश्ता इस तरह का है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की मर्जी के ऊपर हावी हो सकती है और अपनी उस पोजीशन का, स्थिति का इस्तेमाल करके वो दूसरी पार्टी का नाजायज फायदा या गलत फायदा उठाना चाहती है, तो ऐसे में आप कहते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल हुआ है। इफेक्ट्स क्या होते हैं? अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइडेबल। फ्रॉड सेक्शन 17, जहां पे आप इन कार्यों में से कोई कार्य करते हैं और उन कार्यों को करने के पीछे आपका इरादा है सामने वाले को धोखा देना, तो आप फ्रॉड कर रहे हैं। और वो कार्य कौन से हैं? आप झूठ को सच दिखाते हैं, या फिर आप किसी तथ्य को छुपाते हैं, या फिर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जो कि सामने वाले को धोखा देने के लिए किया जाए, या फिर आप कोई ऐसा वादा करते हैं जो वादा आप पूरा नहीं करेंगे, तो ऐसे में आप फ्रॉड कर रहे हैं। फ्रॉड 3 तरीके का है। फ्रॉड बाय सजेशन, वर्णन द्वारा आप फ्रॉड करते हैं, गलत वर्णन करते हैं किसी चीज का, या फिर चीज को छुपाना, कंसीलमेंट। और थर्ड हमने इसमें किया था साइलेंस। ये साइलेंस भी फ्रॉड होता है, लेकिन हमेशा नहीं। और फ्रॉड के केस में इफेक्ट्स क्या रहते हैं?
आप कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकते हैं। अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, दैट मीन्स आप कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं। दूसरा, आप कॉन्ट्रैक्ट को मान सकते हैं, एफर्म कर सकते हैं, या फिर आप रेस्टिट्यूशन के लिए कह सकते हैं कि भाई मेरा पैसा मुझे वापस करो, बहाली के लिए कह सकते हैं। और यहाँ पे आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी कह सकते हैं। मिसरिप्रेजेंटेशन, जब आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहे हैं लेकिन उसके पीछे आपका मकसद किसी को धोखा देना नहीं है और ना ही आपको ये मालूम है कि जो आप बोल रहे हैं वो झूठ है, तो ऐसे में आप मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। और मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में सामने वाली पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकती है, या फिर एफर्म कर सकती है, या फिर रेस्टिट्यूशन के लिए कह सकती है, लेकिन डैमेजेस के लिए क्लेम नहीं कर सकती। इन दोनों में यही डिफरेंस है। मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स एरोनियस बिलीफ। यहाँ पर जब आप दोनों पार्टीज को किसी तरह की कोई गलती हो जाती है किसी तथ्य को लेकर, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है वॉइड। ठीक है जी। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे पहले आपका एक ओरल टेस्ट होगा। आई विल गिव यू गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग दैट।